बारिश में आंगन में बैठकर खाना खाने वाला ससुराल। आसमान में गहरे काले बादल छाए हुए हैं। शोभा के पति, दोनों बेटे और छोटी बेटी कोमल हॉल में बैठे हुए हैं और उनकी बड़ी बहू किचन में उनकी नई नवेली छोटी बहू की पहली रसोई का खाना बनाने में मदद कर रही है। खीर बनाते हुए नीलम की नजर किचन की खिड़की से काले आसमान पर पड़ती है। अरे वाह दीदी, देखिए तो मौसम कितना सुहाना हो रहा है। सच कहूँ तो अगर आज मेरी पहली रसोई की रस्म ना होती ना, तो मैं इस मीठी खीर की बजाय गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े और तीखी चटनी बनाती। तभी अचानक बिजली कड़कती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये लो दीदी, बातें करते करते बारिश भी शुरू हो गई। मतलब ये ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि मैं आज सिर्फ मीठी खीर पर ही रुकूं। इसका इशारा भी प्याज के पकौड़े की तरफ ही है। पल्लवी जैसे ही तेज बारिश को देखती है वो सहम जाती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या हुआ दीदी, आपके चेहरे पर ये अचानक उदासी कैसी? क्या आपको बारिश से कोई परेशानी है? नहीं तो मुझे बारिश से कोई परेशानी नहीं है नीलम। तो फिर आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया दीदी? आपकी आंखों में ये घबराहट साफ दिख रही है। कुछ तो बात है जो आप छुपा रही हैं। उसी समय हॉल का मुख्य दरवाजा खुलता है और छाता बंद करते हुए दीपेश अंदर आता है। उसे देखकर शोभा और महेंद्र झटके से उठकर खड़े हो जाते हैं। नमस्ते महेंद्र जी, शोभा जी। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप लोग मुझसे क्या बोलने वाले हैं, इसीलिए आप दोनों के बोलने से पहले ही मैं आपको अपना जवाब दे देता हूँ। मैं आज भी वही बोलूंगा जो हरदम बोलता आया हूँ। ये घर मुझे बेच दीजिए, इसी में आप सबकी भलाई है। तो फिर दीपेश बाबू, मेरा जवाब भी वही है जो हमेशा से होता आया है। ये घर हमारा स्वाभिमान है। हम इसे जीते जी किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे। आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी उनकी दोनों बहुएं रसोई से खीर की कटोरियां ट्रे में लेकर हॉल में पहुंचती हैं। देखिए महेंद्र जी, मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आप है कि मेरी मदद ले ही नहीं रहे हैं। देखो दीपेश जी, साफ साफ कह दिया ना कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। आप बार बार हमारे घर आकर ये तमाशा बंद कीजिए प्लीज। शोभा अचानक नीलम और पल्लवी को हाथ में ट्रे लिए खड़ा देखती है। वो महेंद्र को कोहनी मारते हुए उनके कान में फुसफुसाती है। अरे बहू आ गई है। दीपेश जी, अब आप आ ही गए हैं तो हमारी नई बहू के हाथ की पहली रसोई के मौके पर तो खीर खाकर ही जाइएगा। अरे नहीं नहीं महेंद्र जी, मुझे पता है कि आप लोग खाना कहाँ और कैसे खाओगे, इसलिए आप लोग ही खाइए, मैं चलता हूँ। दीपेश इतना बोलकर छाता खोलते हुए वहाँ से चला जाता है। मम्मी जी, पापा जी, वो आदमी कौन था और वो किस मदद की बात कर रहा था, और आप लोगों ने उसकी मदद लेने से साफ मना क्यों कर दिया? अरे नीलम, तुम उसकी फालतू बातों पर ध्यान मत दो। वो ऐसे ही आता रहता है। जल्दी से सबको खीर सर्व करो, सबको बहुत भूख लगी है। जैसे ही पल्लवी नीलम को खीर सर्व करने को कहती है, सभी घर वाले खड़े होते हैं और गेट के पास हैंगर पर टंगे छाते को लेकर आंगन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरे इतनी तेज बारिश हो रही है और ये सब छाता लेकर बाहर आंगन में क्यों जा रहे हैं? आंगन में खाना खाने के लिए जा रहे हैं नीलम? क्या बरसात में आंगन में खाना खाने वाला ससुराल? ये कैसी अजीब बात है। नीलम पल्लवी के साथ बाहर तो निकलती है, लेकिन आंगन में मोटी बारिश की बूंदें देख दरवाजे के पास ही रुक जाती है और आंगन में रखे पटरों पर एक एक करके छाता ताने सभी घर वालों को बैठते हुए देखती है। अरे बहू, वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी से हम लोगों को खीर सर्व करो। हम भी तो देखें कि हमारी छोटी बहू की पहली रसोई की खीर में कितना स्वाद है। हे भगवान, पानी गिर रहा है और ये लोग आंगन में छाता पकड़कर खाना खाने बैठे हैं। पास खड़ी पल्लवी नीलम को धीरे से कोहनी मारती है और नीलम, क्या सोच रही हो? जल्दी जाओ, सर्व करो। नीलम बारिश में भीगते हुए आंगन में सबको खीर परोसती है। सबको खीर सर्व करते करते दोनों बहुएं पानी से तरबतर हो जाती हैं। सब लोग जल्दी जल्दी खीर खत्म करके अंदर भागते हैं और जैसे जूठे बर्तन आंगन से उठाकर दोनों बहुएं हॉल में पहुंचती हैं, भीगे कपड़ों को झाड़ते हुए। छोटी बहू, खीर बहुत स्वादिष्ट थी। अगली बार से भी ऐसे ही लाजवाब खाना बनाना। इतना बोलकर शोभा अंदर कमरे में चली जाती है और दोनों बहुएं जूठे बर्तन लेकर किचन में। नीलम बर्तन सिंक में रखती ही है कि नीलम, बर्तन बाद में साफ करवा लेना। पहले तुम जाओ और अपने कमरे में जाकर सूखे कपड़े पहन कर आओ, वरना ठंड लग जाएगी। सूखे कपड़े तो मैं पहन ही लूंगी दीदी, लेकिन ये सब क्या है? मैंने अभी अभी जो अपनी आंखों से देखा, उसके पीछे की वजह क्या है? नजरें चुराते हुए बर्तनों की तरफ देखकर। नीलम, कोई वजह नहीं है, बस हमारे ससुराल वालों को बारिश इतनी ज्यादा पसंद है कि वो हर बार बारिश में आंगन में बैठकर खाना खाते हैं। ये उनका शौक है। नीलम को रसोई से बाहर धकेलते हुए। नीलम, इतना मत सोचो। गीले कपड़ों में नीलम अपने कमरे में जाती है
और बाथरूम से सूखी साड़ी पहनकर बाहर निकलकर पलंग पर रिसेप्शन में मिले गिफ्ट बॉक्स को लिए बैठे अपने पति ध्रुव के पास बैठती है। ध्रुव, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। ये बॉक्स छोड़ो और मेरी बात सुनो। नीलम को गिफ्ट बॉक्स दिखाते हुए, अरे नीलम, अभी ये बातें छोड़ो यार, पहले ये देखो कि हमें शादी में कितने सारे शानदार गिफ्ट्स मिले हैं। देखो शर्मा जी ने कितना महंगा डिनर सेट दिया है। नीलम ध्रुव के साथ गिफ्ट देखने लगती है। कुछ देर के बाद बारिश पूरी तरह से थम जाती है। फिर दोनों बहुएं रसोई में पहुंचती हैं और लंच बनाने की तैयारी करने लगती हैं। तभी नीलम खिड़की से धूप देखती है और वैसे दीदी, अभी तो कड़कड़ाती धूप है, आसमान एकदम साफ है, तो हमारे ससुराल वाले हॉल में डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाएंगे ना, या अभी भी? पल्लवी सब्जी काटने में व्यस्त होने का नाटक करती है। नीलम उसका हाथ पकड़ती है और क्या हुआ दीदी, आप चुप क्यों हो? कुछ तो बोलिए। कुछ नहीं, तुम जल्दी जल्दी खाना बनाओ, हम लोग भूखे हैं और खाने का इंतजार कर रहे हैं। पल्लवी सब्जी काटने लगती है और नीलम आटा गूंथकर रोटियां सेकने लगती है। कुछ देर के बाद हॉल में मोहल्ले के दीपक और निशा आते हैं। वो वहां बैठे दोनों बहुओं के ससुराल वालों से, महेंद्र भाई साहब, आखिरकार हमने भी अपना घर बेच ही दिया। अब हम ये कॉलोनी छोड़कर शहर के दूसरे कोने में जा रहे हैं। दीपक और निशा, तुमने ये बहुत गलत किया, अपना घर नहीं बेचना चाहिए था। क्या करती शोभा दीदी, हमारे घर की हमें इतनी अच्छी कीमत मिल रही थी कि हम मना नहीं कर सके, और वैसे भी आखिर ऐसे घर में कौन रहना चाहेगा। तभी दोनों बहुएं सब्जी, रोटी, दाल और चावल लेकर हॉल में पहुंचती हैं और नीलम निशा की बात सुन लेती है। निशा भाभी, ये ऐसे घर में कौन रहना चाहेगा, ये आपका क्या मतलब है? अरे बहू, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी दीपक और निशा वहां से चले जाते हैं। ये क्या बात हुई भला? मेरे ससुराल वालों ने उनसे खाने के लिए भी नहीं पूछा। तभी ध्रुव दरवाजे से साफ आसमान देखता है। सुनो सब लोग, अभी आसमान बिल्कुल साफ है, बारिश नहीं हो रही है। नीलम और भाभी जी, आप दोनों जल्दी से आंगन में खाना लगा दो। क्या फिर से आंगन में? शोभा आंगन की तरफ बढ़ती है। उसके पीछे पीछे उसका परिवार भी आंगन में जाता है और वो सभी आंगन की गीली मिट्टी में रखे पटरों पर बैठ जाते हैं। दोनों बहुएं किचन से बार बार चक्कर काटकर गरम रोटियां, सब्जी और दाल लाकर सबको सर्व करती हैं। लेकिन इस बार जैसे ही पल्लवी हाथ में पानी से भरे कांच के ग्लासों की ट्रे लिए आंगन में कदम रखती है, अचानक उसका पैर गीली मिट्टी में फिसल जाता है। अरे मम्मी! पल्लवी के हाथ से ट्रे छूटने ही वाली होती है कि तभी उसके पीछे आ रही नीलम फुर्ती दिखाकर उसे कमर से पकड़कर गिरने से बचा लेती है और ट्रे भी संभाल लेती है। आराम से दीदी, संभालिए अपने आप को। बहू, जल्दी से पानी ला कर दो, तीखा लग रहा है। अब पल्लवी सबको पानी देती है और पापा जी, मम्मी जी, आप लोग जिस तरह इस खुले आंगन में जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मेरे दादा दादी गांव में खाना खाया करते थे। हाँ बहू, आखिर हम भी तो मूल रूप से गांव के ही हैं, इसीलिए हमें आंगन में खाना खाना अच्छा लगता है। कुछ देर के बाद वो सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और उसे अपनी जेठानी के साथ आंगन में ही खाना खाना पड़ता है। फिर रात का खाना भी नीलम के ससुराल वाले आंगन में ही खाते हैं। आंगन में डिनर करने और किचन के सिंक में बर्तन साफ करने के बाद नीलम जब अपने कमरे में पहुंचती है तो कमरे में पहले से मौजूद ध्रुव उसके चेहरे पर असमंजस के भाव देखता है। क्या हुआ नीलम, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं परेशान नहीं हूँ ध्रुव, बस ये सोच रही हूँ कि मेरा ससुराल बारिश में आंगन में खाना क्यों खाता है। तभी ध्रुव नीलम से आंखें चुरा लेता है। अरे यार नीलम, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, नहीं तो तुम्हारी ही परेशानी बढ़ेगी। तुम दिन भर काम करके थक गई होगी, हाँ तो सो जाओ। तभी नीलम का फोन बजता है। नीलम बेड साइड टेबल पर रखा फोन उठाकर कॉल रिसीव करती है। हाँ माँ। नीलम अपनी माँ से बात करने में व्यस्त हो जाती है और उसके दिमाग से बारिश में आंगन में खाना खाने वाली बात निकल जाती है। अपनी माँ से बात करने के बाद नीलम भी सो जाती है और फिर अगली सुबह जैसे ही किचन में पहुंचती है, उससे पहले ही किचन में मौजूद उसकी जेठानी। नीलम, कल तुम कह रही थी ना कि तुम्हें बारिश में स्नैक्स पसंद है। आज आसमान में फिर बादल है, अब तुम अपने मनपसंद बरसात वाले स्नैक्स बनाकर पूरे परिवार को खिला सकती हो। अब नीलम फटाफट प्याज के पकौड़े और आलू बड़े बनाकर आंगन में बैठे अपने ससुराल वालों के पास लेकर जाती है। जैसे ही महेंद्र पहला पकौड़ा उठाता है, अचानक हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। लो, बारिश फिर शुरू हो गई। पापा जी, मम्मी जी, आप लोग प्लीज अंदर डाइनिंग हॉल में चलिए, वहीं बैठकर खाइए, वरना सब गीले हो जाओगे। अरे नहीं बहू, तुम अंदर जाओ और हमारे लिए छाते उठा लाओ, हम यहीं बैठकर नाश्ता करेंगे। आप लोगों को बारिश में आंगन में खाने में इतना मजा क्यों आता है? तभी पल्लवी छाता लेकर दौड़ती हुई वहां आती है और छाते ससुराल वालों की तरफ बढ़ाती है।
ये लीजिए, मैं छाते ले आई हूँ, आप लोग खाइए। ठीक है, आप सबको यही भीग कर खाना है तो खाइए, मैं घर के अंदर जाकर खाऊंगी। नीलम, ये हमारे ससुराल की पुरानी परंपरा है, इस परंपरा को मत तोड़ो, तुम भी यहीं बैठो। परंपरा या महा बेवकूफ़ी, कल से सब एक ही रट लगाए हुए हैं, ये लोग मुझसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहे हैं। वो गुस्से में बिना खाए अंदर चली जाती है। अगले कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। फिर एक दिन जब शोभा की दोनों बहुएं किचन में खाना बना रही होती हैं, तभी वो किचन में पहुंचती है और बहू, तुम दोनों एक काम करो, आज से किचन के अंदर खाना बनाना बंद करो, अब से तुम दोनों बाहर आंगन में ही खाना बनाओगी। क्यों मम्मी जी, किचन में क्या खराबी है? बस ऐसे ही मुझे लगा कि अब किचन के अंदर खाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। शोभा मुड़ती ही है कि तभी एक मिनट मम्मी जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बारिश का मौसम है, कभी भी तेज आंधी और पानी आ सकता है। हम किचन से गैस चूल्हा आंगन में ले जाकर खुले आसमान के नीचे खाना कैसे बनाएंगे? कितनी परेशानी होगी, कुछ सोचा है आपने? बहू, तुम समझती नहीं, तुम्हें गैस चूल्हे पर खाना नहीं बनाना है, तुम्हें आंगन में मिट्टी का चूल्हा बनाकर लकड़ियों पर खाना बनाना होगा। इतना कहकर शोभा वहां से चली जाती है। दोनों बहुएं दोपहर का खाना तो किचन में ही बनाती हैं, लेकिन रात का खाना बनाने के लिए आंगन में ईंट और मिट्टी का चूल्हा बनाकर गीले चूल्हे में ही लकड़ी लगाकर आग जलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन हल्की बूंदाबांदी की वजह से आग जलती नहीं है और चारों तरफ भयानक धुआं फैल जाता है। हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गई। कैसा अजीब ससुराल है ये। अगर मुझे शादी से पहले इनके बारे में जरा भी भनक होती ना, तो मैं इस घर में कभी शादी नहीं करती। तभी हॉल के दरवाजे पर खड़ी उनकी ननद कोमल, भाभी जी, और कितना टाइम लगेगा खाना बनाने में? पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, अगर इतनी भूख लगी है तो होटल से खाना मंगवा लो या फिर बाहर आकर इस धुएं में मेरी मदद करवाओ। तभी ध्रुव हाथ में एक बड़ा छाता लेकर आता है और नीलम के सिर पर तान देता है। अरे नीलम, चिंता मत करो, देखो मैं छाता लेकर खड़ा हूँ ना, तुम जल्दी जल्दी से खाना बना लो। अब दोनों बहुएं जल्दी जल्दी फूंक मारकर आग जलाती हैं और फटाफट सब्जी रोटी बनाती ही हैं कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और पूरे घर की बिजली गुल हो जाती है। हॉल में बाकी लोगों के साथ बैठी शोभा, लो, इस कमबख्त लाइट को भी अभी जानी थी। कोई बात नहीं मम्मी, घर में मोमबत्तियां रखी हुई है ना, मैं मोमबत्ती और फोन की टॉर्च जला देता हूँ। पूरा परिवार फोन और मोमबत्ती की रोशनी में छाता लेकर आंगन में बैठ जाता है। चारों तरफ कीचड़ और बारिश में निकलने वाले कीड़े उड़ने लगते हैं। पापा जी, प्लीज मेरी बात मानिए, लाइट जा चुकी है, चारों तरफ अंधेरा है, बारिश के मौसम में निकलने वाले कीड़े मकोड़े और छिपकलियां बाहर निकलती हैं, वो खाने में गिर सकते हैं। चलिए अंदर डाइनिंग हॉल में बैठकर आराम से खाते हैं। कीड़े मकोड़े हम देख लेंगे, हम सब अपने अपने फोन की टॉर्च जलाकर थाली पर रखेंगे, लेकिन खाना तो आंगन में ही खाएंगे। नीलम और पल्लवी सबको खाना सर्व करती हैं, लेकिन नीलम अपनी थाली अंदर ले जाने लगती है। बहू, खाना अंदर कहाँ ले जा रही हो? मैं आंगन में कीचड़ में रात के अंधेरे में कीड़े मकोड़े मिला खाना नहीं खा सकती। नहीं बहू, अंदर मत जाओ प्लीज, भगवान के लिए अंदर मत जाओ, यहीं हमारे साथ आंगन में बैठो और खाना खा लो। अब नीलम बेबसी में रोती हुई सबके साथ वहीं आंगन में भीगते हुए खाना खाती है और खाना खा लेने के बाद किचन में बर्तन साफ करके अपने रूम में जाकर ध्रुव के बगल में लेटकर छत को घूरती रहती है। ध्रुव उससे देखता है और ड्रॉर से नींद की गोली निकालकर नीलम को देते हुए, नीलम, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, जिसकी वजह से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। एक काम करो, ये नींद की गोली खा लो, अच्छी और सुकून की नींद आ जाएगी। गोली झटकते हुए नीलम, तुम खुद ही खाओ ये नींद की गोली, मुझे कोई गोली वोली नहीं खानी। ठीक है, तुम मत खाओ, मैं खा लेता हूँ। ध्रुव गोली खाकर तुरंत सो जाता है। नीलम जागती रहती है। तभी रात के करीब 2 बजे अचानक छत से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। धम धम। खिड़की के बाहर से भी अजीब सी भयानक फुसफुसाहटें और रोने की आवाजें आने लगती हैं। अजीब बात है, ये डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही है और रात में छत पर कौन चल रहा है? कुछ देर के बाद आवाजें शांत हो जाती हैं और नीलम सो जाती है। फिर सुबह उठते ही अपने बगल में लेटे ध्रुव से, ध्रुव, रात को छत पर कोई था, मैंने साफ साफ धम धम और खिड़की के बाहर डरावनी आवाजें भी सुनी है। अरे इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा था, ताकि तुम नींद की गोली खाकर सो जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अब वहम में जीती रहो। मेरा सवाल कुछ और है और तुम्हारा जवाब कुछ और। इस घर में सब अजीब है। नीलम बिस्तर से उठती है और नहा धोकर आंगन वाली रसोई में जाती है और उपमा बना रही घर की बड़ी बहू पल्लवी से रात की बात बताती है।
नीलम, फालतू बातों पर ध्यान मत दो, तुम बस नाश्ता बनाने में ध्यान लगाओ। अब दोनों बहुएं मिलकर नाश्ता बनाने लगती हैं। फिर पूरे ससुराल को आंगन में नाश्ता देने के बाद दोनों बहुएं सब्जी लेने के लिए घर से बाहर निकलती हैं। तभी अपने घर के बाहर खड़े उन्हें उनके पड़ोसी शिवानी और आकाश रोकते हैं। नीलम बहू, कैसी हो? तुम्हारे ससुराल में सब ठीक ठाक तो है ना? तुम उस घर में अच्छे से रह तो रही हो ना? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नमस्ते आंटी। हाँ, मैं बिल्कुल अच्छे से रह रही हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही है? लगता है तुम्हें कुछ पता नहीं है बहू। मुझे क्या नहीं पता अंकल जी, प्लीज साफ साफ बताइए। नीलम, चलो यहाँ से, हमें देर हो रही है। पल्लवी नीलम का हाथ खींचकर आगे ले जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद नीलम देखती है कि एक घर के बाहर घर के सामान से भरी ट्रॉली खड़ी है और घर का मालिक दरवाजे पर ताला लगाते हुए अपने पास खड़ी अपनी पत्नी से, ये घर मैंने अपनी जिंदगी भर के खून पसीने की कमाई से बनाया था, लेकिन आज भूत के डर से इसे ऐसे बेच कर जाना पड़ रहा है। क्या करे जी, जाना तो पड़ेगा ही। आखिर हम कब तक मौत और डर के साए में जिएंगे? बच्चों की जान का सवाल है। दीदी देखिए, लोग अपना घर बेचकर जा रहे हैं, ये किस डर के साए की बात कर रहे हैं? नीलम, ये मोहल्ले वाले अंधविश्वासी हैं, इनकी बातों पर तुम बिल्कुल ध्यान मत दो। अब दोनों बहुएं कुछ देर के बाद बाजार पहुंचकर वहां से सब्जी खरीदकर जैसे ही घर वापस पहुंचती हैं तो देखती हैं कि हॉल में उनके ससुराल वालों के साथ दीपेश अपने साथ दो डरावने दिखने वाले आदमियों के साथ बैठा है। देखिए महेंद्र जी, आधे से ज्यादा कॉलोनी अपने भुतहा घर मुझे बेच चुकी है। अब आप भी समझदारी दिखाइए और ये घर मुझे बेच दीजिए। आखिर कब तक डर के और भूत के साए में जिएंगे आप लोग? तभी शोभा अपनी दोनों बहुओं को देखती है और देखो दीपेश बाबू, मेरी छोटी बहू आ गई है, इसके सामने ऐसी डरावनी बातें मत करो, वो डर जाएगी। अरे शोभा जी, बहू को भी तो पता होना चाहिए कि आपके इस घर में भूत का साया है। कब तक उससे ये हकीकत छुपा कर रखोगे आप? और हाँ महेंद्र जी, अब जल्दी फैसला कर लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि बाद में आपको ये घर कौड़ियों के दाम बेचकर भागना पड़े। इतना कहकर दीपेश अपने आदमियों के साथ हंसता हुआ बाहर चला जाता है। बस बहुत हुआ, अब जो भी सच है इस घर में क्या हो रहा है वो मुझे साफ साफ बता दीजिए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता चल चुका है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है और आप सब मिलकर मुझसे वो छुपा रहे हैं। नहीं बहू, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं मम्मी जी, छुपा रहे हैं। तभी तो आप सब लोग बारिश में आंगन में बैठकर खाना खाते हैं। मैं इस घर की बहू हूँ और मुझे ये जानने का पूरा हक है कि मेरे ससुराल में क्या चल रहा है। अरे कुछ नहीं चल रहा है बहू, अभी ये वक्त ऐसी फालतू बातें करने का नहीं है। जल्दी से आंगन वाली रसोई में जाकर खाना बना दो, नहीं तो बारिश आ जाएगी और हमें आंगन में बारिश में भीगते हुए खाना खाना पड़ेगा। अब सभी लोग वहां से उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और दोनों बहुएं सब्जी से भरे झोले लेकर आंगन वाली रसोई में चली जाती हैं। उसी दिन दोपहर का खाना दोनों बहुएं आंगन में ही मिट्टी के चूल्हे पर बनाकर आंगन में बैठे घर वालों को सर्व कर रही होती हैं कि तभी आंगन की गीली मिट्टी में नीलम का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। मेरी कमर! ध्रुव, रोहित और महेंद्र दौड़ कर आते हैं और नीलम को उठाकर अंदर हॉल में सोफे पर लिटाते हैं। देखिए, अब बस बहुत हो गया, मैं अब और नहीं झेल सकती। अगर आप लोगों ने मुझे आज और इसी वक्त बारिश में आंगन में खाना खाने की वजह नहीं बताई तो मैं आज ही अपने मम्मी पापा के घर हमेशा के लिए वापस लौट जाऊंगी। नीलम अपना फोन निकालती है और अपनी माँ का नंबर डायल करने लगती है। शोभा घबराकर नीलम का हाथ पकड़ लेती है और रोने लगती है। देखो बहू, रुक जाओ, मम्मी पापा या किसी को भी फोन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस घर की पूरी खौफनाक हकीकत बताती हूँ। बोलिए मम्मी जी, मैं सुन रही हूँ। बहू, कुछ महीने पहले तक इस घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक और सामान्य चल रहा था। फिर हमारी कॉलोनी में वो प्रॉपर्टी डीलर दीपेश आया जिससे तुम अभी मिली हो। उसके साथ कुछ ढोंगी तांत्रिक भी थे। वो तीनों सबके घरों में गए और सबको ये यकीन दिला दिया कि घरों में भूत है। और फिर एक दिन दीपेश दोनों तांत्रिकों के साथ शोभा और महेंद्र के घर भी पहुंचता है और हॉल में बैठे टेबल पर रखे समोसे खाते हुए शोभा और उसके पूरे परिवार से यही बात कहता है। देखिए, आपके घर में भी भयानक भूत का साया है और मैं ही उससे आपको बचा सकता हूँ। अगर आपको, अपने परिवार को अपनी जान बचानी है तो ये घर तुरंत मुझे बेच दीजिए और यहाँ से चले जाइए। तभी शोभा दीपेश के हाथ से समोसा ले लेती है और देखो दीपेश बाबू, ये सब फालतू की अंधविश्वासी वाली बातें, हम आज के जमाने के पढ़े लिखे लोग हैं। हम इन भूत प्रेत की बकवास पर भरोसा नहीं करते।
आप अपनी तशरीफ उठाओ और अपने साथियों के साथ यहाँ से दफा हो जाओ। तभी दीपेश गुस्से से उठ खड़ा होता है। ठीक है शोभा जी, आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना, तो मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। आज के बाद आप लोग इस घर के अंदर चैन से एक निवाला तक नहीं खा पाओगे। वो जो साया आपके घर में है ना, वो आपको खाना तक नसीब नहीं होने देगा, तरसा देगा आप सबको। इतना कहकर दीपेश अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शोभा का पूरा परिवार वहीं पर बैठा समोसा खाते हुए दीपेश की बातों का मजाक उड़ा रहा था। कैसा जाहिल आदमी था वो दीपेश, कैसी अंधविश्वास भरी बातें कर रहा था। हाँ, नहीं तो जैसे ही महेंद्र समोसे का निवाला तोड़ते हैं, अचानक छत के ऊपर से कुछ बहुत भारी चीज टूटने की और गिरने की भयानक आवाजें आने लगती हैं। हाँ, रोहित और ध्रुव, देखो जरा छत पर कौन है? कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया? अरे पापा जी, कोई बंदर होगा या कोई पड़ोसी का बच्चा जो छत में बॉल लेने आया होगा, जिससे कोई गमला गिरकर टूट गया होगा। तभी छत पर किसी के जोर जोर से गिरने की आवाजें सुनाई देती हैं। ऊपर जाकर देखो तो सही, ऐसे शोर में हम लोग शांति से समोसा नहीं खा पाएंगे। अब दोनों भाई जैसे ही छत पर जाते हैं तो देखते हैं पूरी छत सुनसान और खाली है, वहां कोई नहीं है। अरे अजीब बात है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब वो दोनों जैसे ही मुड़ते हैं, अचानक हवा में किसी के जोर से अट्टहास करने की आवाज, भयानक तरीके से हंसने और चीखने की आवाज गूंजती है। देखा, तुम्हें उस पर यकीन नहीं था, अब यकीन करना पड़ेगा। दोनों भाई पीछे पलटते हैं, लेकिन छत पर कोई नहीं होता। दोनों भाई भागकर नीचे आते हैं और हॉल में बैठे घर वालों को सारी बात बताते हैं। तुम दोनों भी ना, तुम्हारे मन का वहम होगा। पहले दिन की घटना के बारे में बताते हुए शोभा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। हाँ, हमें भी वही लगा कि वहां होगा, लेकिन वो वहां नहीं था। उस दिन के बाद हम जब भी खाना खाते तो हमें डाइनिंग टेबल पर नाचते हुए डरावने भूत दिखाई देते, और घर के अंदर हम कहीं भी बैठकर खाना खाते तो वो साया हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता और छत पर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती। वो आवाजें इतनी भयानक थी कि हम रात में सो भी नहीं पाते थे। नींद की गोली खाने के बाद ही नींद आती थी। फिर एक दिन डिनर करते हुए जब फिर हमें वही आवाजें और परछाई दिखाई दी तो हम सब भागकर आंगन में आ गए और कुछ देर बाद डरते हुए आंगन में थोड़ा बहुत खाना खाया। आंगन में खाते हुए हमें डरावने भूत दिखाई नहीं दिए तो हम सब आंगन में ही खाना खाने लगे। बारिश में भी? अजीब बात है। मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों ने बताया कि जब वो दीपेश अपने तांत्रिक के साथ आया था, ठीक उसी दिन के बाद से ही ये सारी भूतिया घटनाएं शुरू हुई। हाँ, और उसी को कॉलोनी वाले अपने अपने घर बेच रहे हैं और अब वो हमारे घर के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इतना सब जानने के बाद भी आपको उस दीपेश पर जरा भी शक नहीं हुआ? कैसा शक बहू? वो तो भूत से सबको बचाता है। पापा जी, आप खुद ही सोचिए ना, जो आदमी आकर पहले खुद परेशानी बताता है फिर वही समाधान के नाम पर घर खरीद लेता है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? नीलम, तुम ये फालतू की बातें मत करो। दीपेश भूतों से बात कर सकता है। हम जो भी बात कर रहे हैं वो उसे पता चल जाएंगी। चलो सब अपने अपने कमरों में जाओ। अब सब डर के मारे अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। उस रात नीलम को नींद नहीं आती और वो पूरी रात जागते हुए। सबकी बातें सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये सब दीपेश का किया धरा है, लेकिन वो हम सबकी बातें कैसे सुन सकता है? अब वो पूरी रात यही सोचती रहती है और अगले दिन सुबह अपनी जेठानी के कमरे में जाकर। देखिए दीदी, मुझे तो 100% यकीन है कि ये भूत वाला कारनामा उसी नीच दीपेश का है। अगर आप जिंदगी भर ससुराल वालों को बारिश में आंगन में खाना नहीं खिलाना चाहती और इस परेशानी से हमेशा के लिए आज़ाद होना चाहती है तो आपको मेरा साथ देना होगा। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन कैसे? सबसे पहले तो उनके दिमाग से भूत का डर निकालना होगा। अब दोनों बहुएं आंगन वाली रसोई में जाकर सुबह के नाश्ते में पोहा कटलेट बनाती ही हैं कि तभी उनकी सास वहां आ जाती है और जल्दी से आंगन में नाश्ता सर्व कर दो, बादल घिरे हुए हैं बहू। अब दोनों बहुएं पोहा कटलेट से भरी प्लेट उठाती हैं और डाइनिंग हॉल में बैठे सब लोगों के सामने टेबल पर रख देती हैं। नहीं, अब से खाना डाइनिंग हॉल में ही खाया जाएगा। हम बारिश में आंगन में कुछ भी सर्व नहीं करेंगे। बहू, तुम ये क्या बेवकूफ़ी कर रही हो? बेवकूफ़ी नहीं है, हिम्मत है। ठीक है बहू, अगर तुम सर्व नहीं कर सकती तो हम खुद ही नाश्ता ले लेंगे। हम लेकिन अंदर नहीं खाएंगे, हम आंगन में ही खाएंगे।
अब शोभा प्लेट उठाकर आंगन में चली जाती है। उसके पीछे पीछे दोनों बहुओं के अलावा सभी घर वाले भी आंगन में पहुंच जाते हैं। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर पोहा कटलेट खाने लगती हैं। तभी अचानक डाइनिंग रूम के अंदर दीवार पर काली परछाइयां चलने लगती हैं और भयानक आवाज। क्या कह रही थी तू? कि भूत नहीं होते? अरे भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। पल्लवी डर के मारे नीलम से चिपक जाती है। देखा नीलम, इसी खौफ की हम सब बात कर रहे थे। चलो यहाँ से बाहर भागते हैं। नीलम उठती है और पर्दे के पीछे और खिड़की के कोनों से बाहर देखती है। उसे डाइनिंग रूम के अंदर रखे वास के अंदर छिपा हुआ एक छोटा माइक और खिड़की के बाहर से दीवार पर पड़ती हुई प्रोजेक्टर की हाई बीम रोशनी दिखाई पड़ती है। अच्छा, तो ये बात है। दीदी आओ मेरे साथ बाहर। कहाँ ले जा रही हो नीलम? आओ तुम्हें भूत का असली चेहरा दिखाती हूँ। नीलम और पल्लवी चुपके से बालकनी में जाती हैं और बालकनी में लेटकर देखती हैं कि सड़क पर खड़ी कार में दीपेश के दोनों आदमी हाथ में एक बड़ा प्रोजेक्टर और रिमोट स्पीकर लिए बैठे हुए हैं और उनका निशाना उन्हीं के घर की तरफ है। अच्छा, तो ये है वो भूत के बच्चे। रुको, अभी मैं इन्हें चप्पल से पीटती हूँ। नहीं दीदी, अभी नहीं। वो हट्टे कट्टे मर्द हैं और हम दो औरतें। हम उन्हें अकेले नहीं पकड़ पाएंगे। असली ड्रामा छत से शुरू होता है। अभी चुपचाप अंदर चलो, ड्रामे का अंत छत से ही होगा। वो दोनों बालकनी से डाइनिंग हॉल में आती हैं। अगले दिन सुबह दोनों पूरे घर की सफाई करने के बहाने तलाशी लेती हैं और डाइनिंग हॉल में फूलों के गमलों और पेंटिंग्स के पीछे से छोटे छोटे हिडन कैमरे और माइक छिपे हुए मिलते हैं। उन्हें वैसे के वैसे ही छोड़कर दोनों पल्लवी के कमरे में जाकर एक प्लान बनाती हैं और जब सभी ससुराल वाले हॉल में आते हैं तब उनके पास जाती हैं, पल्लवी अपने साथ लाया ट्रॉली बैग सबको दिखाकर। मम्मी जी, मैं आज ही कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। क्यों बहू, अचानक मायके क्यों? मम्मी जी जाने दीजिए दीदी को। उन्हें अपने मायके वालों की बहुत याद आ रही है। रोहित भैया, आप उन्हें बस स्टैंड छोड़ आइए। पल्लवी दीपेश को लेकर वहां से चली जाती है और नीलम आंगन में जाकर मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाने लगती है। खाना बन जाने पर उसके सभी ससुराल वाले आंगन में ही खाना खाने बैठ जाते हैं और नीलम जिद करके अपनी थाली लेकर डाइनिंग हॉल में आ जाती है कि तभी अचानक छत के ऊपर से पल्लवी की जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। पकड़ लिया, पकड़ लिया। भागने मत देना इन भूतों को। पापा जी, ध्रुव जल्दी चलो, छत पर भूत पकड़ा गया है। महेंद्र, ध्रुव, शोभा, कोमल और नीलम सीढ़ियों पर दौड़ते हुए छत पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि पल्लवी ने हाथ में एक मोटा डंडा पकड़ रखा है और रोहित ने एक आदमी को दबोच रखा है जो कोई और नहीं बल्कि दीपेश है। अरे दीपेश बाबू, तुम यहाँ हमारी छत पर इस समय क्या कर रहे हो? और बड़ी बहू, तुम तो मायके जा रही थी ना? और रोहित, तुम बहू को छोड़ने बस स्टैंड गए थे? पापा जी, वो सब इस भूत को पकड़ने का एक नाटक था जो हमें पिछले कई महीनों से डराकर ये घर बेचने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। दीपेश, क्या मेरी बहू सच कह रही है? अरे कैसा सच? पल्लवी हाथ में डंडा घुमाकर दीपेश की पीठ पर दे मारती है। सीधे सीधे सच बोलो कमीने, वरना आज इसी डंडे से तेरा भूत उतार दूंगी। मारो मत भाभी जी, मारो मत। मैं सब सच उगलता हूँ। हाँ, मैंने ही भूत प्रेत का ये झूठा नाटक रच के पूरी कॉलोनी को डराया था ताकि सब लोग सस्ते से सस्ते दामों में अपनी जमीनें और घर मुझे बेचकर भाग जाएं। कॉलोनी के सभी लोग मेरे जाल में फंस गए। सिर्फ आप ही लोग थे जो अड़े हुए थे, इसलिए मैंने आपको खाने के समय पर डराना शुरू किया था। तभी महेंद्र दीपेश की कॉलर पकड़कर उसे उठाते हैं और अरे नीच आदमी, तूने हमारे चैन का निवाला छीन लिया, लेकिन तूने ऐसा किया कैसे? मैं और मेरे साथी जिस भी घर में जाते थे वहाँ लोगों का ध्यान भटकाकर पेंटिंग या गमले में माइक और कैमरा छिपा देते थे। फिर सबकी बातें सुनकर बस इसके आगे का मुझे पता है, वो मैं बता दूंगी। रोहित पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस आती है और दीपेश और उसके साथियों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाती है और पूरी कॉलोनी के लोग तमाशा देखते हैं। तभी आसमान में छाए काले बादल बरस पड़ते हैं और वो सभी डाइनिंग हॉल की तरफ भागते हैं। वाह बहुओं, आज तुमने अपने ससुराल के स्वाभिमान को इतनी बड़ी मुसीबत और डर से बचा लिया, वरना हम तो डर की वजह से बारिश में आंगन में खाना खाने को मजबूर हो चुके थे। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते पल्लवी ने मुझे अपने प्लान में शामिल कर लिया। और वो प्लान नीलम का था। अगर आप मुझे पहले ये सब बता देते जो मुझे बाद में पता चला, तो मैं कब बारिश में आंगन में खाना खाने वाले ससुराल की प्रॉब्लम सॉल्व कर चुकी होती।
अब उस दिन के बाद से बारिश में आंगन में खाना खाने वाला ससुराल डाइनिंग हॉल में खाना खाने लगता है।